ये बहुत बारीकी से महसूस करने वाली बात है कि सिविल सर्विसेज में पैटर्न चेंज होने के बाद जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट पैटर्न चेंज होने के पहले ज़्यादा हुआ करता था और ये पैटर्न चेंज होने के बाद कम हुआ है। किन्हीं किन्हीं सालों में तो ये हालत रही है कि दहाई अंकों में ये संख्या भी नहीं पहुंच पाई है। तो इसका जो एक मुख्य कारण माना जाता रहा है उसमें एक प्रमुख कारण ये रहा है कि जो पैटर्न है जिसमें सीसैट वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन है उसको एक वजह मानते हैं। दूसरा वजह ये है, जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे GS2 और GS3 जैसे पेपर जो इंट्रोड्यूस हुए जो करंट अफेयर्स को कैरी करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। स्टैटिक पार्ट के लिए भी यही स्थिति है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टैटिक के लिए नहीं है, उसके लिए भी यही कंडीशन है। लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसका तो सोर्स ही अगर मोटे तौर पर देखें तो दो पेपर हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा द हिंदू। अब ये हिंदी में छपने वाले अखबार तो है नहीं, तो फिर कोचिंग क्या करता है, इनके मटेरियल को हिंदी में ट्रांसलेट करना और उसको आप तक लेकर आना। तो इस ट्रांसलेशन में अगर बोले तो औपचारिकता बड़ी रहती है, मतलब उस ट्रांसलेशन को पढ़ना, कभी कभी उस हिंदी को पढ़ना इंग्लिश से भी क्लिष्ट हो जाता है। और एक वजह यह भी है कि जो हिंदी पट्टी के, जिसको आप हिंदी पट्टी बोलते हैं, हिंदी बेल्ट बोलते हैं, ये सीधे तौर पर महसूस की जाने वाली चीज है कि वहां के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब राज्यों में कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है उसको लेकर भी समस्या है। अब जैसे एक दिल्ली NCR में मान लो ड्यू तो बहुत ही ऊपर की यूनिवर्सिटी हो गई। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटीज, उस तरह की यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं जो किसी जमाने में पढ़ाई के लिए अच्छा हुआ करती थी। जैसे बिहार का पटना यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं, बिहार में ग्रेजुएशन के लिए मुजफ्फरपुर में एक लंगट सिंह कॉलेज हुआ करता था, उसको ले सकते हैं। गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद जैसे जगहों की आप बात कर सकते हैं, कानपुर की भी बात कर सकते हैं। तो वो जो पढ़ाई है उसकी पढ़ाई और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है ग्रेजुएशन की, उसमें बड़ा गैप है। और वो गैप सिलेबस को लेकर नहीं है, वो गैप पढ़ाने के तरीके और आंसर राइटिंग के तरीके को लेकर है, अंडरस्टैंडिंग को लेकर है। और जब कोई लड़का उन जगहों से यूपीएससी की तैयारी के लिए आता है तो उसका काफी समय उस गैप को भरने में निकल जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि सारे लोग ग्रेजुएशन करने के लिए उन जगहों से उठकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ नहीं सकते हैं, और उनको उस तरह के अवसर से वंचित रहने के बाद यहां आकर काफी समय उस रेस में अपने को लाने में निकल जाता है। तो ऑनलाइन माध्यम से क्या हम विशेष रूप से हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए, ये परीक्षार्थी वो जो इस साल से तैयारी करके 2026 में बैठने वाले हैं, या वैसे परीक्षार्थी जो 2025 का मेंस देने वाले हैं, वैसे परीक्षार्थी जो ग्रेजुएशन में है लेकिन 2026 में नहीं एग्जाम देकर 28 में देने वाले हैं, 29 में देने वाले हैं, उनके लिए ये जो चैनल का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें लिखा है
करंट अफेयर्स इन हिंदी, तो यहां पर जो भी कंटेंट है उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, उनको आगे ले जाने वाला हो सकता है। और इस चैनल के उस कैटेगरी के अंतर्गत हम विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ही कोशिश करेंगे और किसी के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो उसी कोशिश की शुरुआत आज से करते हैं। और उसकी कोशिश में जो पहला चीज है, इस चैनल में हम इस चीज को, इस लेक्चर को, इस सारे कोशिश को एक क्लासरूम के लेक्चर सीरीज में लेकर आएंगे। और कुछ दिनों तक तो यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये जाएगा। और उसके बाद से ये क्लासरूम हफ्ते में कम से कम 4 दिनों के लिए होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद इस क्लासरूम को आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि अगर आप इस क्लासरूम प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मेरी तरफ से यही कोशिश होगी। और उसी कोशिश में आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का आज की डेट में जो सबसे रेलिवेंट टॉपिक है वो है ट्रेड वार। उसके ऊपर ये लेक्चर है। अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी समझ एक जैसी होती है। अगर उस चीज को उनके लहजे में, उनकी भाषा में समझा दिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो भाषा ऐसी है जो सामने वाले को समझ में नहीं आती है तो आसान सी भी चीज़ थोड़ी कठिन होती हुई दिखाई देती है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ट्रेड वार है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये टेरिफ ऐसे भी लिखा जाए और ऐसे भी लिखा जाए। सॉरी, और मुझे ये लगता है कि जो समय का कांस्टेंट है, वैसे स्टूडेंट्स जो 2025 या 26 में मेंस दे रहे हैं उनको सीधे तौर पर कुछ ना कुछ पकड़ लेना चाहिए, वहाँ से पकड़ कर चलना चाहिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए 4 घंटे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। ये एक टॉपिक के लिए, जैसे ट्रेड वार या टेरिफ का टॉपिक है, तो आप 50,000 वर्ड्स को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन आएगा तो 200-300 वर्ड्स, या अगर एस्से में इसको किसी ढंग से आपको लेकर जाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 वर्ड्स आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि लगभग आप 5,000 से 10,000 वर्ड्स कंज्यूम करोगे तब जाकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो मेरा ये कहना है कि अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से नहीं भरना है। और मैंने जैसा कि इस चैनल के दूसरे वीडियोस में बताया है कि मैं इस विषय के कभी पक्ष में नहीं रहता हूं कि डेट वाइज करंट अफेयर्स को एनालाइज किया जाए। मेरा कहना है कि आप किसी ऐसे जगह पर जुड़िए जो डेट वाइज करंट अफेयर्स को एनालाइज करके उसको आपके GS2 और 3 के सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करके और क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न पर इसको ओवरलैप करके आपके लिए कंटेंट डेवलप करे और वो कंटेंट लेकर आपके सामने आए। ये तरीका है अच्छी तैयारी का। इसके अलावा अखबारों को कंज्यूम करते हुए जो भी पॉलिटिकल कमेंट्री या इस तरह की चीज़ें हैं जो बेवजह सिर्फ एकेडमिक क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होती है, उन सारी चीज़ों को तुरंत ड्रॉप कर दीजिए। अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को लेकर नहीं जाइए। आइंस्टीन कहा करते थे कि चीज़ों को लर्न करने से ज़्यादा जरूरी है कि एक उम्र के बाद वो चीज़ें जो बचपन में लर्न की गई उनको अनलर्न किया जाए, क्योंकि उसका बोझ आप लंबे समय तक नहीं उठा सकते हैं। वो चीज़ें अगर मस्तिष्क में रहेंगी तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो सबसे पहला टेरिफ, मैंने जानबूझ के टेरिफ ऐसे लिखा है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। टेरिफ जो है ट्रेड
ट्रेड तो जानते हैं व्यापार का हिस्सा है, और ट्रेड में क्या होता है, दो देशों के बीच व्यापार होता है। लेकिन अगर आप स्वाभाविक तौर पर देखें तो ये दो देशों के बीच में व्यापार नहीं होता है, दो देशों के व्यापारियों के बीच में व्यापार होता है। और इधर से जाने वाला माल जब इस देश में पहुंचता है तो पुराने जमाने में आपने पढ़ा होगा चुंगी चुकानी पड़ती है या कर चुकाना पड़ता है, तो इसी का मॉडर्न स्वरूप है, ट्रेड इकोनॉमी है। तो अगर आज की डेट में ट्रेड वार की बात होती है तो ट्रेड वार से मौलिक तौर पर आप क्या समझते हैं? ट्रेड वार का मतलब है कि दिसंबर 2024 तक, दिसंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए। तो आज का जो ट्रेड वार है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो अर्थनीति है, उस अर्थनीति का सेंट्रल पॉइंट क्या है, तो वो है ट्रेड। और ट्रेड में क्या है, जो ये व्यापार है इसमें का जो सेंट्रल पार्ट है वो है टैरिफ। और ये क्यों है, कैसे है, उसको हम लोग समझते हैं। जो प्रेसिडेंट टर्म है, जो फर्स्ट टेन्योर में भी आए थे, तो वो इस चीज को लेकर काफी चिंतित थे कि जो अमेरिकी बाजार हैं वो अपने अंदर, यानी अमेरिका अपने बाजार में दूसरे देशों को काफी सस्ते दरों पर व्यापार करने की अनुमति देता है। लेकिन इसके उलट जब अमेरिका दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट के लिए बाजार ढूंढता है, व्यापार करना चाहता है, तो वहां पर अमेरिका जब प्रवेश करता है अपने सामानों को लेकर तो उसे ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अमेरिका में अगर कोई किसी देश का उत्पाद प्रवेश करता है तो उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है, जो टैरिफ है, वो कम है, वो ऐतिहासिक रूप से कम है, बहुत दिनों से कम है। लेकिन अमेरिका के अंदर कम है। ये अमेरिका के अंदर इन कर रहा है, इसमें चीन का भी माल है, भारत का भी माल है, यूरोपीय यूनियन का भी माल है, ब्रिटेन का भी माल है, खास करके मैक्सिको और कनाडा जैसी देशों का भी माल है। लेकिन यही माल जब अमेरिका से बाहर जाता है, ये अमेरिका से बाहर जा रहा है, ये जब माल अमेरिका से बाहर जा रहा है तो जैसे चीन जैसे देश में, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है कि अमेरिका से चलने वाला माल 100 रुपये का माल चाइना के अंदर घुसते घुसते 175 रुपये का हो जाता है। और चीन के अंदर, चीन जब उसी प्रोडक्ट को उत्पादित कर रहा है तो उसका दाम 150 रुपये है। तो फिर इतनी महंगी दर पर, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, तो वो माल बिकेगा कहाँ? अमेरिकी बाजार को चीन के बाजार में जगह बनानी बहुत मुश्किल है। तो इस हालत में ये मैं एक आपको बता रहा हूं कि क्या लड़ाई है। तो इस हालत में दिन पर दिन स्थिति और बिगड़ती गई। क्यों बिगड़ती गई, कैसे बिगड़ती गई? एक डायग्राम, इस डायग्राम को चाहे वो किसी भी ईयर वाले हों उनको समझना चाहिए। ये 2000 सन है और ये 2024 है। ये चीन का व्यापार है, लेकिन जब इसको आप ट्रेड में देखते हैं तो यहां तक ये जो है ये चीन का आयात है, यानी चीन बाहरी देशों से चीजों को मंगा रहा है। यहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन यहां के बाद से ये चीजें ऐसे 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 होती चल जाती हैं, ऐसे 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 ये यहां ये 1 ट्रिलियन 2024 में। कहने का मतलब है कि चीन ने आयात के मुकाबले निर्यात बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा।
और उसका जो ट्रेड है, मतलब जो व्यापार है, वो निर्यात करने की वजह से लगभग $1 ट्रिलियन फायदे में है। ये चीज आप इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि भारत अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है और चीन ट्रेड में 1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस कंट्री है, यानी जितना निर्यात करता है उसमें 1 ट्रिलियन ज्यादा आयात करता है, इतना मुनाफा कमा रहा है, सीधे तौर पर समझ ले। तो यूएसए के लिए पहली चिंता ये है। लेकिन अब बात यह है कि यूएसए ऐसा भी कर सकता है कि जैसे चीन है, अगर हमने स्केलिंग कर ली तो ये चीन का, मैं भारत के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, तो ये चीन क्या कर रहा है, भारत से आयात कर रहा है, लेकिन निर्यात कितने का कर रहा है, इतना बड़ा निर्यात कर रहा है। ये भारत से चाइना आ रहा है और ये चाइना से भारत आ रहा है। तो कितना है, इतना बड़ा गैप है। ये गैप कितना है आपको पता है, लगभग 100 मिलियन का है। और ऐसा सिर्फ भारत के लिए नहीं है, लगभग हर देश के लिए है, चाहे वो देश भारत हो, चाहे वो देश यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो देश अमेरिका हो। तो ये स्थिति जो पैदा हो गई है, तो मैंने आपको मेरी वो करंट अफेयर्स की स्लाइड लेक्चर पढ़े हुए हैं जिसमें जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रीसेट हो रहा है। उसमें मैंने एक रीजन बताया है कि इमर्जिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। कुछ लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज को बोलते हैं, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि आप देखो अमेरिका जीडीपी वाइज अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर अमेरिका की जीडीपी 27 ट्रिलियन की अगर आप मानते हो तो चाइना की 17 है। ये इतना बड़ा गैप है। लेकिन जब ट्रेड की बात होती है तो अमेरिका दुनिया का दूसरा देश बड़ा देश हो जाता है, और वो निर्यात करने के मामले में पहला बड़ा देश है, अरे आयात करने के मामले में पहला बड़ा देश है, और निर्यात करने के मामले में दूसरा बड़ा देश है। तो जो निर्यात में उसकी दूसरी पोजीशन है, वहां पहली पोजीशन पर चीन है। और चीन का कंट्रीब्यूशन जब अमेरिकी इकोनॉमी में आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि डॉलर लगभग $307 बिलियन का लगभग ट्रेड का जो घाटा है वो सिर्फ चीन की वजह से है। तो इन सारी आर्थिक कंडीशंस में अब अमेरिका ये समझता है कि जो बड़े देश, जो जितने भी बड़े देश हैं, उनके जो प्रोजेक्शंस हैं आईएमएफ के या जो भी बड़ी संस्थाएं, उनका क्या है कि 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, भारत दूसरे नंबर पर होगा, अमेरिका तीसरे नंबर पर होगा। लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जिस चीजों को आज की डेट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है आप देख लीजिए, क्या हो रहा है। एक एआई होता हुआ दिख रहा है, दूसरी क्या वो चीज होते हुए दिख रही है, बैटरी की गाड़ी आते हुए दिख रही है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने हुए दिख रहा है। दूसरी चीज क्या है कि बैटरी इटसेल्फ दिख रही है। हो रहा है कि कोयले से बिजली नहीं बनेगा, किसी तरह से सोलर से बिजली बनाओ, इससे बिजली बनाओ, ये करो। इमर्जिंग और क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, हेल्थ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जब आप इन सब टेक्नोलॉजीज की बात करोगे तो आप बताओ एआई में क्या कंडीशन है। चाइना का एक डीपसीक करके कंपनी है, उसने एक दिन में कितने $मिलियन, कैसी कंपनियों के, निविदा जैसी कंपनियां हैं, उसमें अल्फाबेट जैसी कंपनियां हैं जो गूगल का ऑनर है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनियां ओपन एआई है, इन सारे कंपनियों के उन्होंने क्या किया, परेशानी पैदा कर दी। उनके शेयर्स कितने डाउन हो गए। जब ईवी और बैटरी की बात करेंगे, जैसे लिथियम का, बाकी प्रोडक्ट्स का, तो आप पाएंगे कि उनका जो कच्चा माल है, जहां से वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो लगभग सारे चाइना के लोगों के हाथ में है, चीन के लोगों के हाथ में है। इसके अलावा जब आप चाहें देखेंगे कि ईवी को लेकर जो पेटेंट है या बैटरी को लेकर पेटेंट है, वो मैक्सिमम पेटेंट चाइना के पास है। तो इमर्जेंस ऑफ चाइना,
ना वो ग्लोबली इमर्ज कर रहा है, जबकि वो ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए पंप हाउस बन गया है। किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, दुनिया का हर तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, हर तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट चाइना का है। कच्चे माल की आपूर्ति चाइना से हो रही है। तो इन सब विषयों के बीच में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जब वो राष्ट्रपति के पद के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो उनका एक बहुत बड़ा फोकस था किस चीज पर? व्यापार घाटा पर, यानी इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट को जब आप समझ रहे हैं तो आप ये समझो कि अमेरिका किन देशों के साथ व्यापार करता है। तो जो पहली कंट्री है आपने उसमें रखा मैक्सिको, दूसरा था कनाडा, तीसरी चीन है, चौथा आप उसको नीदरलैंड मान सकते हो, पांचवा जो है इसमें ब्रिटेन भी है। इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो यूरोपीय यूनियन है। फिर एशिया कंट्रीज का ग्रुप है, 12वें नंबर पर भारत है। इस प्रकार से अमेरिका लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करता है। और इस व्यापार में क्या क्या चीजें शामिल हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का और सर्विसेज का। अब देखो इसके दो हिस्से हो गए, एक तरफ गुड्स हो गया और एक तरफ सर्विसेज हो गया। सर्विसेज में वो सरप्लस है, यानी इसको व्यापार घाटा नहीं है। मेरा अगर आकलन सही है तो लगभग 200 मिलियन डॉलर है, मिलियन डॉलर के करीब इसको मुनाफा है। और इसका जो सर्विसेज में मेजर ट्रेड पार्टनर है उसमें ब्रिटेन भी है और नीदरलैंड भी है, चाइना भी है। चाइना भी सर्विसेज को इससे इंपोर्ट करता है। लेकिन जो गुड्स है इसके अंदर अमेरिका को बड़ा घाटा है। और इस टोटल घाटे में जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है वो 307 बिलियन डॉलर के करीब है। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी जो अर्थनीति है, उस अर्थनीति में क्या चीजें महत्वपूर्ण है? एक चीज है डोमेस्टिक कंडीशंस। तो अमेरिका की डोमेस्टिक कंडीशंस क्या है? जैसे ट्रंप ने सबसे पहले मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का स्टील के ऊपर उन्होंने लगाया, कार के ऊपर लगाया है। देखो 70s के दौर में, 70 के दशक में अमेरिकियों ने इस तरह की नीति अपनाई कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे लिए अब अमेरिका में लेबर का काम कौन करेगा। तो 70s के दशक में फैक्ट्रियां जो हैं अमेरिका से उठ के लेबर का काम कौन करेगा, कौन फैक्ट्रियों से काम करेगा। अब हम नई तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे, फैक्ट्रियों का काम, उत्पादन, ये हमने एक बार कर लिया। पीटर थिल जो बहुत अच्छे निवेशकर्ता भी माने जाते हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, उन्होंने 0 to 1 करके एक बुक है उनकी, अगर मैं सही हूं तो वो कहते हैं कि अमेरिकियों की एक आदत होती है कि वो किस तरह के, वो इनोवेशन में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजियों पर ज्यादा काम करते हैं। मतलब उनका कहना है कि हमने टेलीप्रिंटर बना दिया, अब हम टेलीप्रिंटर पर नहीं जाएंगे, अब हम कंप्यूटर के ऊपर चले जाएंगे। अब दुनिया के बाकी देश वैसा ही टेलीप्रिंटर का डिमांड है तो वैसे ही टेलीप्रिंटर बना रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकियों का इंटरेस्ट क्या होता है कि अब उससे एक स्टेप आगे जाकर कुछ हम इन्वेंट करें। तो 70s की दशक में जब फैक्ट्रियों को वहां से हटाया जा रहा था, लगा यहाँ वायु प्रदूषण होगा, वातावरण खराब होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो चीन ने ऐसी नीतियां बनाई कि सारे जो फैक्ट्रियां हैं वो उनके यहाँ अमेरिकियों ने फैक्ट्री लगा दी। आपको पता ही, अभी तक एप्पल वहीं बनता था, अब जाके भारत में बनना चालू हुआ है। इस तरह की नीतियों का चीन को फायदा मिला। चीन अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करने में तब्दील हुआ। अमेरिकी फैक्ट्रियां मैक्सिको और कनाडा में भी लगी और ये फैक्ट्रियां तात्कालिक तौर पर सिर्फ अमेरिकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड कर गई। जैसे अब अमेरिका के पास पैसा है, लेकिन अब अमेरिका को लगता है कि नहीं, हम अब यहां क्या कार बनाएं, मैक्सिको और कनाडा से कार बनवाएंगे और वहां से मंगा लेंगे। तो कार
चूंकि उसको पता है उत्पादन अमेरिका के लोगों के लिए हो रहा है, स्टील का उत्पादन अमेरिका के लोगों के लिए, ऐसे करते करते जो वहां डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो डे बाय डे कमजोर होती गई। और एक समय ऐसा आ गया कि अमेरिका इंपोर्टर बन गया गुड्स का, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो किसी देश के साथ इंपोर्ट करोगे तो उसमें मान लो वो देश कौन कौन से हुए, चीन हुए, मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, जिनसे व्यापार घाटा ज्यादा रहा, कनाडा रहा। तो अब चीन से क्या क्या, चीन से आप देखोगे अमेरिका क्या क्या मंगाता है, तो चीन से इतना ज्यादा सामान मंगाया जाने लगा और चीन ने अपने आप को इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफर कर दिया कि लगभग आपको बताया ना कि अमेरिका का जो व्यापार घाटा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चीन का निकल कर आया। उसके बाद मैक्सिको का भी आया और कनाडा का भी आया, लेकिन मैक्सिको और कनाडा पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही, जो मैंने इनिशियल में बात कही थी कि अमेरिकी बाजार के उत्पादों पर दूसरे देश जितना कर लगाएंगे उतना ही कर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं भी लगाऊंगा। लेकिन चीन के साथ ज्यादा समस्या क्यों? क्योंकि चीन का जो इमर्जेंस है वो इमर्जेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में है, बल्कि उसका इमर्जेंस अपकमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में है। एआई का मैंने एग्जांपल दिया, लिथियम बैटरी का एग्जांपल दिया, इसके अलावा सोलर पैनल का एग्जांपल दिया, उसके व्यापार के डोमिनेशन का मैंने आपको आंसर दिया। इसके अलावा यह भी बताया कि जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है दुनिया में, जो अमेरिका अपने रोल को रीडिफाइन कर रहा है, जिस रोल को उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिफाइन किया था, जिसमें उसने ये तय किया कि दुनिया के जो मजबूत देश हैं वो डिक्टेट करेंगे या उनके हिसाब से उनके नियम कायदे कानून पर संस्थाएं बनी और वो संस्थाएं चलेंगी। लेकिन धीरे धीरे इमरजेंस ऑफ चाइना ने उन संस्थाओं को भी कमजोर कर दिया। यूएनओ जैसी संस्था का रोल उस तरह से नहीं रह गया है, वर्ल्ड बैंक कमजोर होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया ग्लोबल ऑर्डर सेट हो रहा है ड्यू टू इमरजेंस ऑफ चाइना या ड्यू टू इमरजेंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, लाइक इंडिया, तो ये बात सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिकी अपने आधिपत्य को ऐसी कौन सी नीतियां हो सकती हैं जिसके सहारे बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अच्छा, अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो इंटायर अर्थशास्त्र का विजन का केंद्र है वो टैरिफ है, ये मैंने आपको बता दिया। और अमेरिका को टैरिफ क्यों लगाना है? क्योंकि ट्रंप के नजरों में जो अमेरिका को होने वाला व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा, वो वहां के डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे स्टील की इंडस्ट्रीज है, ऑटो की इंडस्ट्रीज है, इन सबों के लिए, इन सबों को रिवाइव नहीं होने देगा। तो जब विदेश से जो माल आ रहा है, अगर उसका स्टील अमेरिका के तुलना में अमेरिकी देशों के, अमेरिका के अंतर्गत जो स्टील बने उसके तुलना में सस्ता दिखेगा, तो फिर अमेरिका का स्टील खरीदेगा कौन? तो उन्होंने वो सोचा कि किसी तरह से टैरिफ के थ्रू हम बाहर से आने वाले प्रतिस्पर्धी माल को महंगा अगर कर देंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप को रिबिल्ड करने का एक अवसर होगा। और उस रिबिल्ड में क्या होगा? अब आपने बाहर से आने वाले, अब हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ स्टील, अगर हमने महंगा कर दिया, मान लो कनाडा और मैक्सिको से स्टील आ रहा है, वो $500 के रेट में है, और अमेरिका में जो उत्पादन हो रहा है, अमेरिका में जो उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन पूरी तरह से, इसके कच्चे माल कहां से आ रहे हैं? ये भी चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों से आ रहे हैं कि पूरी तरह से अमेरिका के पास कच्चा माल तो है नहीं। तो फिर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, तो जो कच्चा माल यहां से आ रहा है वो महंगा आया, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। तो जब इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा? जो अमेरिकी कंपनियां उत्पादन करेंगी, वो उत्पादन के बाद से जो उसका आउटपुट कॉस्ट होगा वो बढ़ा हुआ होगा। यानी अभी तक जो $500 में कनाडा और मैक्सिको से स्टील आता था, मान लो वो $600 का हो गया,
यानी क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो गया, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, कम हो गई। परचेजिंग कैपेसिटी से खत्म होने से क्या हो गया, डिमांड कम हो गया। और अगर डिमांड कम हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन फिर सप्लाई, फिर लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं होगा तो रोजगार माने जॉब्स कम हो जाएंगे। जॉब्स कम हो जाएंगे तो लोगों, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के जेब में पैसे नहीं रहेंगे। अर्थशास्त्री डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ये एक बैड इंपैक्ट बता रहे हैं कि ये सबसे खराब होने वाला इंपैक्ट है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, इस तरह की कहानी नहीं है। कहानी ये है कि अगर जो स्टील, यहां पर स्टील है, हम कहां से मंगाते थे, हम कनाडा से मंगाते थे। तो हम ये कनाडा से मंगा के स्टील $500 का होता था। हम अब कनाडा से स्टील मंगाना इतना महंगा कर देंगे, इसके ऊपर टैरिफ कर दिया हमने। तो टैरिफ करने के बाद ये स्टील खुद ब खुद $600 का हो गया। तो यानी पहली चीज तो ये हो गई कि $100 अमेरिका की कमाई हो गई। दूसरी चीज क्या होगी कि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी किसके लिए, अमेरिका के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। तो अमेरिकी इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, स्टील का उत्पादन शुरू करेंगे। अभी तक अमेरिकी इंडस्ट्रीज की स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में चूंकि बाहर के उत्पाद उनके मुकाबले, उनका मुकाबला करना मुश्किल था, क्योंकि वो कम टैरिफ में, मतलब कम दरों पर अमेरिकी मार्केट में अंदर आ जाते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब वो स्टील के प्रोडक्शन को लेकर कैसे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज, अब डिमांड यहां स्टील की बनी हुई है और कनाडा से स्टील आ नहीं पा रहा है, तो अमेरिकी इंडस्ट्रीज स्टील बनाएंगी। तो उस स्टील का क्या होगा, अमेरिकी इंडस्ट्रीज उस डिमांड को पूरा करेंगी। तो डिमांड जब पूरा करेंगी तो क्या होगा, यहां पर डिमांड पहले कहां से पूरा होता था, कनाडा से भी और अमेरिकी इंडस्ट्री से। अब क्या हो गया, ये वाला चेन खत्म हो गया, यहां से नहीं आ रहा है। तो यानी इनको उत्पादन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा जब इनको उत्पादन करना पड़ेगा, आउटपुट जब ज्यादा करना पड़ेगा, तो यानी क्या मतलब है, यहां पर ज्यादा लेबर लगेगी। लेबर लगने का क्या मतलब है, ज्यादा लोग काम करेंगे। ज्यादा लोग काम करने का क्या मतलब है, ज्यादा लोग को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये रोजगार का अवसर कहां था, ये रोजगार का अवसर कनाडा में था, क्योंकि अमेरिकी डिमांड को कनाडा से पूर्त किया जा रहा था। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से यह मुश्किल होता। तो अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, अमेरिकी लोगों के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा, वो मार्केट में पैसा को खर्च करेंगे। जब मार्केट में पैसा को खर्च करेंगे तो बाकी चीजों का भी डिमांड बढ़ेगा। तो बाकी चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, बाकी इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। फिर इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी तो और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ज्यादा लोग के हाथ में पैसा रहेगा, ज्यादा लोग पैसा खर्च करेंगे। तो इस तरह से, इस फिलॉसफी के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि वो अमेरिका में क्या चीज कर पाएंगे, सबसे पहले जो अमेरिका की घरेलू व्यापार है या व्यापारिक स्थिति या घरेलू उत्पादन है, वो बढ़ जाएगा। घरेलू इंडस्ट्रीज जो है उन उद्योगों को बहुत फायदा होगा, घरेलू उद्योगों को। दूसरा क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसे होंगे खर्च करने के लिए। खर्च करने के लिए पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। तो डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा करने के लिए और ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन ज्यादा करने से क्या होगा, इन पूरी जो इकोनॉमी है वो रन करने लगेगी। और ऐसा करने से अमेरिकी उत्पाद ना सिर्फ अमेरिका के अंदर अपनी खपत को बनाए रखेंगे, वंस जो 20-25 साल से अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उत्पादन को लेकर बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई है और अमेरिकी लोग बिल्कुल बाहर से गाड़ियों के कल पुर्जे आ रहे हैं, बाहर से सारी चीजों आ रही हैं, तो वहां डोमेस्टिकली जब उन सारी चीजों की खपत को बढ़ाएंगे और वहीं पर डोमेस्टिकली चीजों को मैन्युफैक्चरिंग होगी, डोमेस्टिक चीजों का उत्पादन होगा, तो अमेरिकी लोगों के पास ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे। तो अमेरिका, एक बार जो ट्रंप का नारा है, अमेरिका ग्रेट अगेन,
वो पूरा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की अर्थनीति का टोटल कुल मिला जुलाकर लब्बो लुबाब यही है। लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं जो मैंने बताया, एक तो पहला चैलेंज ये है कि अर्थशास्त्री मोटे तौर पर ये मानते हैं कि अगर इसी तरह का टैरिफ बनता रहा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी की संभावना। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे महंगाई और मंदी आएगी, पहली चीज है। दूसरा चीज है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, इंपोर्ट करने वाला देश है। तो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका जो है सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए नहीं है, दुनिया के तमाम तरह का लेबर अमेरिकी लोगों के लिए काम कर कर उत्पादन बना रहा है। तो जब डिमांड ही अमेरिका में बाहर के सामान की कमी हो जाएगी तो जो ग्लोबल सिनारियो में ये उत्पादन हो रहा है वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, वो बाकी देशों के लिए एबनॉर्मल सिचुएशन करेगा। अब चूंकि इसमें बात ये आ रही है कि चीन को धक्का देके गिराना है, तो चीन के साथ व्यापार इस तरह से करना है कि चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में तो ठोक बजा के ये करना है कि भाई हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, लेकिन क्या शर्त है, अमेरिका से सामान हम व्यापार करेंगे। ये अमेरिका है और ये चीन है। व्यापार कैसे होगा कि अगर अमेरिका से सामान 20% पर जा रहा है तो चीन से भी सामान 20% पर आएगा, बस यहां भी 20% होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से क्या फायदा है, चीन का बाजार क्या होगा, अमेरिका के चीन का बाजार क्या होगा, चीन का बाजार अमेरिका के उन उत्पादनों के लिए खुला रहेगा और वो भी कम कर पर, यानी कम टैरिफ पर। तो वो अमेरिकी माल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोयाबीन, कपास और भी एग्रीकल्चर के सामान। तो अमेरिका एक जो सहूलियतें पूरी दुनिया को दिया हुआ था उस सहूलियत से अपने को निकाल रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, और दूसरे देशों के लिए भी ये कह रहा है कि अब हमें अपना ध्यान रखना है, तो हमारे लिए भी अपने दरवाजे खोलो। और रेसिप्रोकल टैरिफ या उसको रेटिलिएट करके बोलते, मतलब कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका 10% करेगा तो चाइना 20 करेगा, वो 20 करेगा तो 30 करेगा। ये हो ही रहा है, लगभग 125% तक चला गया है। लेकिन ट्रंप ने अभी क्या किया, अभी उन्होंने क्या किया, चीन को छोड़ के सारे देशों के साथ 90 दिनों के लिए उस चीज को पॉज कर दिया। लेकिन चीन के साथ पॉज नहीं किया, उल्टा उठा के, शायद मैं अगर सही हूं तो उसको 125% कर दिया है। तो चीन के साथ क्यों किया, मैं बात बता रहा हूं, इमरजेंस ऑफ चाइना इज नॉट ए थ्रेट फॉर यूएसए ऑल्सो, मतलब इमरजेंस ऑफ चाइना जो है ना वो दुनिया के लिए, मतलब चाइना ने कोविड के समय भी ये लोगों को समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई कि चाइना के शर्तों पर व्यापार करना, तो कोई देश उस डिपेंडेंसी से निकलकर सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये इकोनॉमिक विजन बहुत दिनों से रहा है। 1988 के उनके इंटरव्यूज देखिए, हर समय उनके कैंपेन को देखिए। ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर में वो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज के लोग हों और वो उम्मीद लगाए बैठे हों कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमेरिका के स्टील इंडस्ट्रीज के दिन बहुरेंगे, या उन लोगों को वोट करते हैं। लेकिन जो एक इकोनॉमिक विजन होता है, जैसे कि आपका एक प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमी को लेकर कि इस तरह से अगर हम इकोनॉमी चलाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं, तो इस तरह का विजन है। इस तरह से अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में ट्रेड वार छेड़ दिया है, खासकर चीन के तरफ से। भारत ने बड़ी सावधानी व्यक्त की। इंडिया भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी का भी कंट्रीब्यूशन टोटल ग्लोबल में आप देखोगे तो 8% के करीब है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में जब आप इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि जो ये ट्रेड वार है,
इस ट्रेड वार में इंडिया के पास खोने के लिए क्या है और पचाने के लिए क्या, तो हमें इंडिया लोग बड़ी चतुराई से बात कर रहे हैं। इंडिया और अमेरिका का मैं आपको बता देता हूं, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। इंडिया और अमेरिका के बीच की कहानी ये है कि इंडिया अमेरिकी सामानों पर, जब इंडिया से अमेरिका में सामान जाता है, तो ये मैंने बोला कि ये एकदम सत्य बात है, वो उनकी दर जो है ना, जिसको टैरिफ बोलते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन अमेरिकी सामान जब इंडिया में आते हैं तो बहुत ज़्यादा है, खासकर एग्रीकल्चर के जितने कृषि संबंधी चीज़ें जो हैं उनके लिए, कृषि के लिए तो लगभग समझ लो कि अमेरिकी उत्पाद भारत के बाजार में आने मुश्किल हैं। हार्ले डेविडसन जैसे मोटर बाइक वगैरह के लिए। तो इंडिया ऐसा क्यों करता है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफ करने के लिए। अब मान लो इंडिया में कोई इंडियन कंपनी है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, वो चीज कारों का उत्पादन कर रहा है। अब अमेरिका से सस्ते कार आने लगेंगे, वो भी उसी उन्नत किस्म के, और उनसे सस्ते तो कौन टाटा और महिंद्रा की गाड़ी खरीदेगा? तो नहीं खरीदेगा, तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो जहां इंडियन लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ से रोजगार जाएगा और एक इंडियन इंडस्ट्री भी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोडक्ट करने के लिए टैरिफ का यूज किया जाता है, जो ये एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो अमेरिका के साथ इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूसरी है। वो प्रॉब्लम है कि जो व्यापार का संतुलन है अमेरिका के साथ, वो किधर की तरफ है? तो ये है इंडिया और ये है अमेरिका, यानी लगभग $450 मिलियन भारत के तरफ झुका हुआ है। भारत को फायदा है। अब भारत को इसमें कुछ करना नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को तो वही खटक रहा है, मैक्सिको हो, कनाडा हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय यूनियन हो, नीदरलैंड हो, उनका सीधा कहना है कि भाई हमारे साथ जिसका व्यापार घाटा, माने अमेरिका उससे इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो भैया अमेरिका अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और इंपोर्ट घटाना चाहता है। तो इंपोर्ट कैसे घटाएगा? वो उसमें उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हेल्प करेंगी। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएगा? कि उस देश के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि हमारे माल को अपने देश के अंदर लेने के लिए जो टैरिफ है उसको कम कर दो। तो भारत क्या कर सकता है? जब भारत के आप ट्रेड पार्टनर्स को देखेंगे तो भारत के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है? नंबर 1 अमेरिका है और वो उसमें भारत ही सरप्लस में है। फिर चीन है, चीन के साथ भारत बहुत बड़े घाटे में है। अगर ये भारत है तो ये चीन है, लगभग $100 मिलियन का घाटा है। अगर आप ऊपर गल्फ कंट्रीज या तेल उत्पादक समूहों को छोड़ दें तब तो रशिया है, ईरान है। रशिया ईरान से तो तेल अब नहीं ले रहे हैं, इराक है, दुबई है, इस तरह से करके। तो इसमें इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो दो चीजों की वजह से है मौलिक रूप से। एक तो कच्चे तेल, और दूसरा अगर वो किसी देश के साथ डिफेंस डील करता है तो वो तो डिफेंस डील हम पैसा देके सीधे तौर पर खरीदते हैं। तो भारत को इसमें क्या करना है? भारत ने रूस के साथ खूब दबा के कच्चा तेल खरीदा है सस्ते दाम पर। उसके टोटल कच्चे तेल का जो आयात है लगभग 33% उसने रूस के साथ किया हुआ है। लगभग 22 या 25% उसका इराक के साथ है, इसी तरह कुवैत के साथ है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से 5% कम करो, इधर से 5% कम करो, ऐसे एक बकेट कम करके अमेरिका के साथ उसने बहुत नॉमिनल कच्चा तेल खरीदा है, वो बढ़ा दो। तो ये जो $405 है तो अमेरिका के खाते में इतना पैसा चल जाएगा। और एक बड़ी डिफेंस डील अनाउंस कर दो तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। डिफेंस डील की भी आपको जरूरत है, यानी जो $405 मिलियन इंडिया की तरफ झुका हुआ है वो बराबर हो जाएगा। और रणनीतिक तौर पर ये सही भी है। तो ऐसा होने से भारत के पास क्या हो जाएगा? भारत अपने किसके लिए? जो लो कॉस्ट लेबर है उसके लिए, और कॉटन मार्केट के लिए। कॉटन मतलब ये कॉटन कच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वस्त्र उद्योग की। तो वस्त्र उद्योग के लिए, लो कॉस्ट लेबर के लिए, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे आम बेचना है, केला बेचना है, उसके लिए अमेरिकी बाजार की मांग कर सकता है।
तो रणनीतिक तौर पर अमेरिका और भारत इसी तरह के किसी डील की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री का कल स्टेटमेंट भी आया है कि ऑटम सीजन के मतलब सर्दियों के पहले ट्रेड डील होने की संभावना है। और भारत बड़ी सावधानी से, आपने देखे तमाम देशों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन भारत ने कभी भी ये प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी, भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी चीज है कि चीन का रिप्लेसमेंट क्या भारत हो सकता है। अब आप समझो, चीन जो है इसका एग्रेशन इतना ज्यादा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैटर, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस, या डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए, या अपना एक बेड़ा ले गया साउथ सी में ला जाके खड़ा कर दिया, अमेरिकी प्रेजेंस को, अमेरिकी जो डोमिनेशन है उसको चैलेंज करने के लिए इंडिया को भी परेशान करता रहता है। तो मोटे तौर पर जो G7 कंट्रीज है, ये समझना, G7 या वेस्ट कंट्री जिसको पश्चिमी देश कहते हैं वो, या यूएसए, अगर वो भारत को चुनना हो तो ये सारे देश भारत के साथ ज्यादा सहज हैं बनस्पत की चीन के साथ। और आप देख ही रहे हो, क्वाड में इंडिया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, A2U2 में है इंडिया, तो अमेरिका के साथ डिफरेंट फोरम पर वो पार्टनरशिप कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि 140 करोड़ की आबादी के लिए जो आर्थिक रूप से इंडिया को, देखो गरीबी भी हटाना है, पॉवर्टी भी हटाना है, लोगों को उसके ऊपर लेकर आना है, लोग के लिए रोजगार पैदा करना, इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज में 2050 में वो चाइना के बाद की बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या चाइना, जो कि आज की डेट में दुनिया का हर तीसरा चीज वहां बन रहा है, उसका रिप्लेसमेंट भारत हो सकता है? ये यूपीएससी के क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूं, ये समझ लो। तो वो कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या चुनौतियां हैं? तो यहां सबसे बड़ी चुनौती है कि एमएसएमई जो हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और वो क्वालिटी कंट्रोल की बात है। दूसरी चीज है कि चाइना जो डोमिनेट कर चुका है, मान लो कि खदान जितने हैं लिथियम के और वो सारी चीजों के, उसके ऊपर उसका डोमिनेशन है पेटेंट के ऊपर, तो उससे कैसे बाहर आना है। तो आने वाले दिनों में भारत के लिए चीन और अमेरिका का ट्रेड वार, या जो नया ग्लोबल ट्रेड वार है, वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। और किस टर्म में अपॉर्चुनिटीज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कि वो लो कॉस्ट लेबर को, भारत के कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार के लिए खोलना, चीन जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है उसको बहुत ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एग्रेसिवली लेकर जाना, और कुछ मामलों में चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश करना। तो इस प्रकार से, तो अब इन सब चीजों को होने के बाद से मेन चीज ये है कि सिविल सर्विसेज में इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो एक तो सामान्य तौर पर क्वेश्चंस हो सकता है क्या, कि जो ट्रेड वार है, दुनिया जो ट्रेड वार से जूझ रही है, ये ट्रेड वार चीन और अमेरिका के बीच में है, उससे आप भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज को, मतलब भारत के लिए क्या अवसर है और क्या चैलेंज है, वो सब मैंने डिफाइन कर दिया है। दूसरा हो सकता है कि इन इमर्जिंग ट्रेड वार कैन इंडिया रिप्लेस चाइना, और भारत किस तरह से अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया के लोगों को भी, दुनिया के लोगों की आकांक्षाओं को भी, उनके खपत को भी अपने प्रोडक्ट के द्वारा पूर्ति कर सकता है, ये हो सकता है। इसमें डायग्राम बनाने जरूरी है। तो डायग्राम कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी आपको सामने चोरी वाली चीज दिखा रहा हूं। ये मैंने पहला डायग्राम आपसे चुरा लिया था। देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है, किस चीज के लिए है ये डायग्राम। ये डायग्राम आप देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, ये मैंने आपको पूरा तरह से दिखाया कि किस तरह वियतनाम के साथ ट्रेड बैलेंस है। देखो इंडिया के साथ जो मैंने दिखाया चीन का, इसके यूके के साथ दिखाया। आप देखो जो आप अमेरिका के साथ क्यों प्रॉब्लम है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। सॉरी,
ये यूरोपीय यूनियन के साथ +247 बिलियन डॉलर का ट्रेड बैलेंस है। यूएस के साथ देखो +361, मैंने बोला 307 बिलियन डॉलर बोला था, इतना हो गया। तो इस तरह का डायग्राम आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। दूसरा, मैप तो आप लोगों को आता ही है और मैप हर समय आता है। उस मैप को अगर आप किसी तरह से याद कर पाए, सॉरी, ये देखिए, इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बोल रहा हूं। अरे यार, ये क्यों नहीं हो रहा है यार? मैं फिर से आए इसको लेकर आता हूं, सॉरी। उसमें वो ग्लोबली पेटेंट में वो ये दिखाता है कि लिथियम्स का जो ये सारी चीजें हैं ना, माइंस वगैरह, उसके ऊपर किस तरह से चाइना का डोमिनेंस है, ये ही वो मैप है। अब आप देखो किस तरह से ये इमर्ज होता है। देखिए ये मैप है, ये मैप देख रहे हैं आप? तो ये जो ग्लोबल मैप है उसमें चाइनीज प्रेजेंस को दिखाया गया है कि किस तरह से चाइनीज प्रेजेंस डोमिनेट करता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इन सारी चीजों को, जैसे आप समझ लो कि मोटे तौर पर आप ज्योग्राफी में मैप पढ़ते ही हो, ये मैप हो, एक मैप आपने आपको यहां बता ही दिया कि इसके इंपोर्ट का है और ये एक्सपोर्ट्स का है और ये 1 ट्रिलियन हो गया है। ये एक मैप कम से कम आधा ज्यादा मार्क्स दिलाता है आपको। और ये ग्लोबल वाले में, जैसे आपने ये एक स्क्वायर बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, एक सर्किल बना दिया कि ये लिथियम के भंडार हैं और ये वाले सब चाइना के कब्जे में हैं, यानी 70% डोमिनेंस चाइना का है और गोल वाले अमेरिका के हैं और स्क्वायर वाले बाकी कंट्रीज के हैं। तो इट शोज, मतलब ये दिखाता है कि इमरजेंस ऑफ चाइना जो है किस तरह से अमेरिका के लिए थ्रेट है, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ रहा है। तो हिंदी का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। और आज हमने एक टॉपिक पहला टैरिफ का किया है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस लेक्चर प्रोग्राम में कि मैं आंसर लिखवाऊंगा भी, लेकिन तब तक इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में आने दीजिए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें बताइए। और इसके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आगे किस तरह से टॉपिक लिए जाना चाहिए तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है, ये मैंने आपको बताया नहीं, मेरा मोबाइल नंबर है 98102257
789। इस पर आप रीच कर सकते हैं। हिंग्लिश भाषा में भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है, HINGLISH, उसको भी देखें। वहाँ मैं PPT के थ्रू पढ़ाता हूँ। हिंदी मीडियम के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ और इस क्लासरूम को इंटरेक्टिव भी बनाने की कोशिश करूँगा। हफ्ते में 4 दिन ये क्लास होगा। अगले 1 महीने के बाद से इसमें एनरोलमेंट चालू होगा। जो चार्जेज फीस होंगे वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। इस वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी तैयारी में हमारे तरफ से छोटा बहुत भी कंट्रीब्यूशन हो सके तो हमारे लिए काफ़ी है। इसके अलावा मैं अब 2018 या 19 तय कर लेते हैं और 2024 तक के पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी को सिलेबस, टॉपिक और न्यूज़पेपर, इससे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो 16 पेज का छपने वाला न्यूज़पेपर, इसमें छपने वाली खबरें आपके सिलेबस का हिस्सा होती हैं। उसको चुनिए, उस सिलेबस को क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर ओवरलैप करके उसको पढ़ने के बाद खुद ही दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। मैं भी उसी तरह से पढ़ाता हूँ और उस पर चर्चा कीजिए और उसकी आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट को पकड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें रीच करने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं बहुत तरह के कंटेंट डालता हूं, इसलिए क्लासरूम प्रोग्राम फॉर हिंदी मीडियम, उस कंटेंट को हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए और बाकी लोगों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस चीज़ पर सावधान रखेंगे। शॉर्ट्स भी मैं डालते रहता हूं जो आपको प्रेरणा देती रहे और आपके जीवन में आपके लक्ष्य को पाने में जो 2-4 चीज़ें मैं आपको मदद कर सकता हूं वो भी मदद करता रहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।